विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं साइंस सॉल्यूशन चैनल। इस चैनल पर आपको आपकी कक्षा से संबंधित विषय विज्ञान एनसीईआरटी बुक से विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 10 अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय के अंदर के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। अध्याय है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और अध्याय के अंदर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। और भी अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी चैनल पर पब्लिश किए जा चुके हैं। यदि आप चाहते हैं सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में और स्पष्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आगे के अध्याय भी यदि चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। तो हम देखेंगे अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों में पहला प्रश्न और उसका उत्तर आगे हम देखेंगे। अध्याय का पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा यहाँ पर लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं उसके पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर दी गई है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ पर सूत्र होगा F = c/2। आगे हम देखेंगे, मान रखेंगे सूत्र में। तो यहाँ पर होगा c की जगह हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर और इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है 10 सेंटीमीटर। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या जो 20 सेंटीमीटर दी गई है, फोकस दूरी उसकी आधी 10 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। यहाँ पर उस दर्पण का नाम बताना है जो सीधा तथा आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बना सके। उत्तर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर हमें यहाँ पर देखना है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। इसका उत्तर होगा, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से दी जाती है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा होता है और यह दर्पण पीछे के बड़े भाग को दिखा सकता है। इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। अध्याय के अंदर के प्रश्नों में अगला प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमने पूर्व में भी देखा था कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ हम सूत्र वही लिखेंगे F = c/2। वक्रता त्रिज्या का यहाँ पर मान रख देंगे जो 32 सेंटीमीटर दी गई है, 32 सेंटीमीटर में 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त होता है 16 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है हमें 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी और बताइए क्यों। यदि अविलंब की ओर झुकेगी तो बताइए क्यों, और अविलंब से दूर हटेगी तो उसका कारण भी यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर होगा, इस स्थिति में प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी। क्यों, जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए इस स्थिति में प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर यहाँ पर देखना है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पर दी गई है, जो दी गई है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। इसका उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे, कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। जो निर्वात में प्रकाश की चाल है उसमें भाग दे देंगे हम कांच में प्रकाश की चाल का, तो यहाँ पर प्राप्त होता है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे
कांच में प्रकाश की चाल। क्योंकि हमें यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना था, सूत्र में हम कांच का अपवर्तनांक का मान रख देते हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान रख देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। कांच में प्रकाश की चाल बराबर हमें प्राप्त हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 1.5। और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर हम एक सारणी देख रहे हैं जिसमें द्रव्यात्मक माध्यम दिया गया है और उसका अपवर्तनांक दिया गया है। जैसे वायु का अपवर्तनांक 1.0003, बर्फ का 1.31, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36। इस प्रकार से अन्य माध्यमों के अपवर्तनांक यहाँ पर दिए गए हैं। इस सारणी को देखने के पश्चात हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाश घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाश घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो सारणी के अनुसार यहाँ हमने देखा अधिकतम प्रकाश घनत्व का माध्यम हीरा है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। यहाँ पर हम देखते हैं हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है और वायु का 1.0003 है। तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक दिया गया है वह 2.42 है और वायु का 1.0003 है। इसके आधार पर यहाँ पर न्यूनतम प्रकाश घनत्व का माध्यम वायु है जिसका अपवर्तनांक 1.0003 है। अपवर्तनांक जितना अधिक होता है घनत्व उतना ही अधिक होगा और अपवर्तनांक जितना कम होता है उसका घनत्व उतना कम होता है। अतः यहाँ पर हमने देखा वायु का घनत्व या अधिकतम प्रकाश घनत्व का माध्यम हीरा का घनत्व देखा और वायु का घनत्व देखा। तो यहाँ जो प्रश्न था सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाश घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाश घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का हमने यहाँ पर उत्तर देखा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर दिया है केरोसिन का अपवर्तनांक बराबर 1.44, तारपीन तेल का अपवर्तनांक 1.47 और जल का अपवर्तनांक बराबर 1.33। जैसे हम पूर्व में सारणी देखी थी, एक बार पुनः देख लेते हैं। यहाँ पर अपवर्तनांक दिए गए हैं, तारपीन के तेल का दिया गया है, केरोसिन का और जल का। उसी के अनुसार यहाँ पर हमने अपवर्तनांक लिखे। अब आगे हम देखेंगे, क्योंकि जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है प्रकाश उसी माध्यम में सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है प्रकाश उसी माध्यम में सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। अतः दिए गए माध्यमों में से जल में प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी, क्योंकि जल का अपवर्तनांक अन्य दिए गए पदार्थों से कम है। जैसे केरोसिन का अपवर्तनांक हमने देखा था 1.44, तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 और जल का अपवर्तनांक जो कि सबसे कम है 1.33। अतः दिए गए माध्यमों में से जल में प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो 2.42 दिया गया है उसका अर्थ यहाँ पर हमने देखा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल वर्ण माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है उसका अनुपात अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर होगा, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अतः एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर -1। अतः हमने देखा किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषा यहाँ पर, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अध्याय के अंदर के प्रश्नों में आखिरी प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होगा, इसका बराबर 1/-2m। क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी दी गई है 2m, तो हम लिखते हैं 1/-2m बराबर 0.5 डायोप्टर। यह उत्तर हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन अध्याय के अंदर के जो प्रश्न थे उन सभी के उत्तर हमने यहाँ पर देखे। आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं
वह सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगे और प्रश्नों के उत्तर आप सर्वप्रथम प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा देना चाहता है तो उन विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ से मदद प्राप्त हो सकती है। वही भी यहाँ से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।